आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मेरा नाम वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश नीति में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, मैं इसे मोदी सरकार के एक बड़े दृष्टिकोण के संदर्भ में रखना चाहता हूँ। हमने हमेशा सुरक्षा को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। वास्तव में सुरक्षा हमारी विदेश नीति में नंबर 1 प्राथमिकता है। भारत चीन सीमा पर बोलते हुए जयशंकर ने ये कहते हुए कड़ा रुख अपनाया कि पिछले 2 सालों में हम ये सुनिश्चित करने में बहुत स्पष्ट और बहुत प्रभावी रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री ने दोहराया कि 1962 में चीन ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो लद्दाख सहित रणनीतिक है और सीमा बलों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच उन्हें सैन्य कमांडर्स और राजनयिकों को शामिल करके चर्चा के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए जो बातचीत हो रही है वो अभी जारी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। कई जगहों पर बारिश आसमान से आफत के रूप में गिर रही है। बारिश और बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। दोनों राज्यों में अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है और कई लोग अपनी संपत्ति छोड़ वहां से भाग रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में बारिश की क्या स्थिति है, चलिए हम बताते हैं। तो बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं के चलते राज्य में 1 जून से अब तक 83 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। कई नदियों का बहाव तेज हो गया है। माया नगरी मुंबई में भी बारिश का असर देखने को मिला और ये देखने को मिला कि कैसे जब नदियां उफान पर आई, नदियों का जो बहाव है वो तेज हुआ तो मंदिर भी उसमें डूबते हुए दिखाई दिए। मुंबई के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। जल भराव के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा है। मुंबई में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। वहीं गुजरात में अलग अलग जिलों में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। आलम यह है कि कई गांव का संपर्क टूट गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार लोगों को बचा रहे हैं। विभिन्न इलाकों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हुआ। एक दिन बाद कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,906 मामले सामने आए। वहीं कल यानी मंगलवार को कुल 13,615 मामले दर्ज किए गए थे। देश में एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,473 लोगों की रिकवरी हुई। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 1,32,445 हो गए हैं। अब तक 4,30,11,874 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के कारण 45 लोगों की मौत भी हुई। देश में अब तक कुल 5,25,519 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिकृति पर उठे विवाद के बीच इस विशाल प्रतिकृति का निर्माण करने वाले शिल्पकार सुनील देवरे का इस पर क्या कहना है, आज हम आपको वो बताएंगे। इसी के साथ जो अभी तनाव भरी स्थिति चल रही है, जो शेर है वहां पर स्तंभ के ऊपर जो शेर है उनको आक्रामक रूप से दिखाया गया है और इसी को लेकर जो देशवासी हैं, जो कि विपक्ष है, वो बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। सुनील देवरे का कहना यह है कि इसे अधिकतम अशोक स्तंभ पर अंकित कृति जैसा ही रखा गया है। ये 99% मूल कृति की तरह है।
शिल्पकारों का कहना है कि निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपर लगाई गई प्रतिकृति में बने शेरों को देखने के एंगल के कारण विवाद छिड़ा है। देवरे की इस बात का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व उप महानिदेशक BR मणि ने भी समर्थन किया। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि जब आप किसी चीज को नीचे से देखते हैं तो एंगल के कारण कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। हालांकि मूल कृति की तुलना में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं है। गौरतलब है कि सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिकृति का लोकार्पण किया। कई विपक्षी नेताओं ने अशोक की लाट के शांत और सौम्य शेरों की तुलना में इस प्रतिकृति का स्वरूप आक्रामक बताया। कई ने इसे सियासी रंग देते हुए हटाने की मांग की, तो कुछ ने कानूनी कार्रवाई के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना के प्रभारी सुनील देवरे ने कहा कि प्रतिकृति का आकार बड़ा होने के कारण इससे जुड़ी सूक्ष्म चीजें भी लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मूल कृति में कुछ त्रुटि होने के कारण छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हमने प्रतिकृति को अधिकतम मूल कृति के जैसा ही तैयार किया है। शेरों की मुद्रा को लेकर उठे विवाद के बीच देवरे ने साफ किया कि जो फोटोग्राफ इंटरनेट मीडिया पर वायरल है वो जूम से बाहर है। फोटो नीचे से खींचने के एंगल के कारण शेरों की मुद्रा में बदलाव दिख रहा है। प्रतिकृति तैयार करने से पहले हमने संग्रहालय जाकर इस पर शोध किया था। हमने केवल 2.5 फीट की मूल कृति के आकार को बड़ा किया है। जब आप ऐसा करते हैं तो मूल कृति के सभी डिटेल विशालता के कारण आपको साफ दिखाई देते हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत 2022 में 8.2% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शाह ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 8.2% की वृद्धि दर के साथ हम 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। गृह मंत्री ने इसी अवधि के विभिन्न देशों के साथ भारत की विकास दर की तुलना की और कहा कि अमेरिका में 3.7%, जर्मनी में 2.1%, चीन का 4.4% और ब्राजील का 8% था। वस्तु और सेवा कर यानी कि GST पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि हमारा GST संग्रह 1.62 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मौजूदा शासन में व्यापार करने वालों के लिए ये एक आसान माहौल है। शाह ने यह भी कहा कि भारत ने रिकॉर्ड $421 बिलियन का व्यापारिक निर्यात हासिल किया है, जो भारत के निर्यात इतिहास में अब तक का सबसे उच्च स्तर है। ये उल्लेख करते हुए कि उपलब्धि भारतीय युवाओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे भारत ने 2021 से 22 में 48.57 बिलियन का उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर जुड़ी है केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए शेयर बाजार से धन जुटाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बावजूद बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। गडकरी ने कहा, मुझे सड़क निर्माण के लिए अमीर लोगों के पैसे की जरूरत नहीं। मैंने शेयर बाजार जाने का फैसला लिया है और वहां पर लोगों से 1 और 2 लाख रुपए लूंगा और उन्हें 8% के निश्चित रिटर्न की गारंटी दूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े उपकरणों की इंडस्ट्री का आकार 50,000 करोड़ रुपए है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण इसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल की ऊंची कीमतों के चलते आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में जितना जल्दी हो सके डीजल से छुटकारा पाएं, यह एक खतरनाक ईंधन है। इसी के साथ गडकरी ने कहा कि सरकार की नीति वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भविष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है और विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों की हिस्सेदारी घटी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाना शुरू कर दिया है। पर्याप्त कोयला भंडार होने के बावजूद कोयले का आयात किए जाने पर गडकरी ने कहा कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 60 कोयला खदानों का निजीकरण करने का फैसला लिया है।
अगली बड़ी खबर जुड़ी है बॉलीवुड से। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर बुधवार को देश की एंटी ड्रग्स एजेंसी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में चार्जशीट दाखिल की। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने आरोप लगाया कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई सहित कई अन्य आरोपियों से ड्रग्स खरीदकर सुशांत को दिए थे। एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में 2020 में सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद शुरू की गई हाई प्रोफाइल जांच में रिया और 34 अन्य लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। बीते मंगलवार को स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े नशीले पदार्थ संबंधी मामले में दाखिल अपने मसौदा आरोपों में दावा किया कि अभिनेत्री रिया ने अपने भाई शौविक समेत ये आरोपियों से कई बार गांजा लिया था और उसे राजपूत को दिया था। एनसीबी ने विशेष स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि एनडीपीएस अदालत में 35 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने मसौदा आरोप दाखिल किए थे, जिनका विवरण मंगलवार को उपलब्ध कराया गया। अब देखना होगा कि एनसीबी आगे और क्या खुलासा करती है और रिया चक्रवर्ती पर क्या कार्रवाई आगे होने वाली है। अगली बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो जाएगी। यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने और बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद आवास विकास विभाग जल्द ही इसके लिए नई नीतियां लाने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार की इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए आवास विकास विभाग ने प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करने का भी फैसला लिया है। सर्वे से फायदा ये होगा कि नीति लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए जल्द ही आवास विकास विभाग की तरफ से बनाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार अवैध कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेगी और इससे अन्य लोगों में खौफ पैदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।